हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। माई सेल्फ अरविंद कुमार पांडे और आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर। आज स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। हमने आपको ये भी बताया कि डेप्रिसिएशन की वजह से जितने भी फिक्स एसेट हैं प्रोड्यूसर के पास एक न एक दिन वो एब्सोल्यूट हो जाती हैं, यानी वो पुरानी हो जाती हैं, घिस के ख़राब हो जाती हैं और उसकी जगह पे नई मशीन को परचेज करने की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्रोड्यूसर को करना पड़ता है। इसके लिए प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी इनकर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर सडनली प्रोड्यूसर के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का बर्डन आ जाएगा तो स्टूडेंट हो सकता है कि उसकी जो भी फ्यूचर की प्लानिंग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। इस वजह से स्टूडेंट प्रोड्यूसर को एक फ़ंड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। उस फंड में क्या करता है कि एनुअल बेसिस पर किसी भी मशीन की लाइफ स्पैन को एस्टिमेट करके और उसको उतने ही ईयर में डिवाइड करके उतने फंड को एनुअल बेसिस पर रिजर्व में, उस फंड में रिजर्व करना पड़ता है। उस टाइम के बाद जब वो मशीन एब्सोल्यूट हो जाती है उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, उसकी जगह पे नई मशीन लगा दी जाती है और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है प्रोड्यूसर का वो कंटिन्यू चलता रहता है। वही हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की ही हम लोग बात करेंगे और उसके सिग्निफिकेंस के दो ही पॉइंट हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट रहेगा और नेक्स्ट पॉइंट अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो लिखा भी है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। ये देखिए आप, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स रिक्वायर फंड्स। अगर फिक्स एसेट को रिप्लेसमेंट करना है उसके लिए हमें यानी कि प्रोड्यूसर को फंड की जरूरत पड़ेगी। प्रोविजन फॉर द फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है, कि जो भी रिप्लेसमेंट करना है उसके लिए जो प्रोड्यूसर है एनुअल बेसिस पर फंड को रिजर्व करता रहता है, प्रोविजन करता रहता है टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीनरी। जो करंट में जो मशीन काम कर रही है वो 10 साल के बाद काम नहीं करेगी, मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो हर साल 1-1 लाख रुपए जो प्रोड्यूसर है वो रिजर्व करता रहेगा। 10 साल के बाद प्रोड्यूसर के पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे और वो उस मशीन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह पर नई मशीन ले आएगा। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं। क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स रिक्वायर फंड्स, यानी फिक्स एसेट को रिप्लेसमेंट करने के लिए प्रोड्यूसर को फंड की रिक्वायर होती है। प्रोविजन फॉर द फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस, है ना। जो फंड का प्रोविजन है, जो अरेंजमेंट उसे करना पड़ता है वो एनुअल बेसिस पे करता है। किस लिए? टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीनरी। एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी मशीनरी काम कर रही है, जब वो काम करना बंद कर देगी तो उसकी जगह पे नई मशीनरी को रिप्लेस वो कर देगा। और इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का एस्टिमेशन कैसे होता है? यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा है कि आप मान लो कि मशीनरी है, उसकी प्राइस जो है वो 10 लाख रुपीज़ है और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स। एक मशीन है जिसकी प्राइस 10 लाख रुपये और वो मशीन जो है 10 साल तक काम करेगी। 10 साल के बाद वो मशीनरी काम करना बंद कर देगी, यानी प्रोड्यूसर को 10 साल के बाद इस मशीनरी की जगह पे नई मशीनरी लानी पड़ेगी। तो जो नई मशीनरी लाएगा कम से कम 10 लाख रुपए तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन की आज की जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए है। 10 साल के बाद वो मशीनरी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन चलो हम ये मान लेते हैं कि ये जो मशीन है जिसकी प्राइस आज 10 लाख रुपये, 10 साल बाद भी वो 10 लाख रुपये की ही मिलेगी। तो अब प्रोड्यूसर को पता है कि जो मशीनरी है 10 साल तक काम करेगी, 10 साल के बाद काम नहीं करेगी, तो एकदम तो वो 10 लाख रुपए रिजर्व फंड में डाल नहीं देगा, वो एनुअल बेसिस पे इसका अरेंजमेंट करेगा, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो मशीनरी की जो लाइफ है 10 ईयर्स है, तो वो क्या करेगा, 10 लाख रुपए की मशीन है, 10 साल उसकी लाइफ स्पैन है, तो 10 लाख को 10 से डिवाइड कर देगा और उसके पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। यानी कि प्रोड्यूसर को हर साल 1-1 लाख रुपए अपने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में स्टोर करना पड़ेगा। 10 साल के बाद उसके बाद 10 लाख रुपए होंगे, कुछ और फंड ऐड करके वो पुरानी मशीन को या एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस कर देगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के सिग्निफिकेंस क्या है? एक प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो प्रोड्यूसर को डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाने का क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं उसके? सबसे पहला है इट फुलफिल्स द नीड फॉर द रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, कि जो रिप्लेसमेंट की जो नीड है उसको वो पूरा करता है, क्योंकि पता ही है कि ये मशीनरी है, इतने दिन काम करेगी, इतने दिन के बाद काम करना बंद कर देगी, उसकी जगह पर नई मशीनरी लाना पड़ेगा, तो उसकी जो ज़रूरत है रिप्लेसमेंट की वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है
लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मीन्स लैक ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर वो रिप्लेसमेंट का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको पूरा का पूरा लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसको नेट इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी मशीन वो यूज़ कर रहा है वो डेप्रिसिएट होते 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 और वो एक दिन खत्म हो जाएगी। तो लैक ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ रिप्लेसमेंट मीन्स लैक ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज होगी। नेक्स्ट है हेंस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लीड्स टू फॉल। ये देखिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉल होने लगेगा, कम होने लगेगा। दिस लीड्स टू इन द लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा जो लेवल का आउटपुट का जो लेवल है वो फॉल होने लगेगा। एंड इकोनॉमी विल स्टेप इनटू स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा, मशीनरी होगी नहीं, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी, लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली वो डिमांड कम करेंगे, प्रोड्यूसर भी कम चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। तो एक सर्कल है चिल्ड्रन जो चलता रहेगा लगातार और हमारी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में चली जाएगी। इसके बाद चिल्ड्रन दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट वाला है चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और सेकंड है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इन दोनों में चिल्ड्रन प्रोड्यूसर को फिक्स एसेट का लॉस होता है। पहले वाले में तो एक्सपेक्टेड है, दूसरे वाले में अनएक्सपेक्टेड है। पहले वाले में हम कहेंगे डेप्रिसिएशन और दूसरे वाले में हम डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते। यहाँ पर कहने का मतलब चिल्ड्रन ये है कि ऑब्सोलेसेंस का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर के पास फिक्स एसेट है या जो कैपिटल है उसका एक तो होता है डेप्रिसिएशन, ये तो उसका नेचर है कि डेप्रिसिएट होना ही होना है, और ये एक्सपेक्टेड है। प्रोड्यूसर को पता है कि हमारी ये फिक्स एसेट है, ये मशीनरी है, इसकी लाइफ इतनी है और इतने दिन के बाद ये काम करनी बंद कर देगी, तो एक तरीके से ये भी उसको लॉस है कहीं ना कहीं, है ना। और दूसरा जो ये तो एक्सपेक्टेड है और दूसरा जो है चिल्ड्रन वो अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड चिल्ड्रन ऑब्सोलेसेंस ये सडनली होता है, इसमें जो है जो फिक्स एसेट है उसका लॉस होता है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है और ये लॉस का पार्ट है। ये डेप्रिसिएशन से हम इसको अरेंज करते हैं, इसके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके लिए चिल्ड्रन कोई डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बना सकते, इसको हम केवल इंश्योरेंस से सिक्योर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लिखा क्या है। सबसे पहले चिल्ड्रन बात करेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ये देखिए थोड़ा बड़ा सा ऑड वर्ड लगता है, ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड यानी ये प्रोड्यूसर को पता है और लगता है, उसे पता है कि होने वाला है। क्या क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, लोग नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ों को पसंद करना शुरू कर देते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी चीज़ों को लोग यूज़ करना छोड़ देते हैं। जैसे आजकल लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, टच फोन यूज़ कर रहे हैं, कीपैड बनाने वाली जो मोबाइल कंपनी या तो बंद हो गई या फिर वो लॉस में चल रही है या फिर बहुत कम ही बना रही है। तो ऐसी जो ऑब्सोलेसेंस है या डेप्रिसिएशन में जो फॉल इन वैल्यू है उसको हम, ये पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं और इसके द्वारा हम इसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं, नई मशीनरी लाते हैं और जो प्रोड्यूसर उसका जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू बना रहता है। आगे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये थोड़ी यहाँ पर हमने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, ये होगा ओ ऑब्सोलेसेंस। यहाँ पर चिल्ड्रन फिक्स एसेट की वैल्यू फॉल होती है, लेकिन यहाँ पर किस लिए होती है? नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड आ गया, ठीक है ना, या अर्थक्वेक आ गया, और जो प्रोडक्शन यूनिट है या जो वर्कशॉप है या जो फैक्ट्री है, बिल्डिंग गिर गई, है ना, उसकी वजह से अब लॉस हो गया। दूसरा थेफ्ट, चोरी कब हो जाएगी, चोरी किसी को नहीं पता है। नेचुरल कैलेमिटी कब हो जाएगी, ये किसी को नहीं पता। एक्सीडेंट हो जाए, है ना, आग लग जाए, इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये अनएक्सपेक्टेड होती हैं, कभी किसी को पहले से इसके बारे में पता नहीं रहता है। तो नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर की वजह से अगर प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो खत्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो खत्म नहीं, यहाँ तो लॉस होगा सीधे। ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, इसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं, ये क्या लॉस है, इसमें टोटल लॉस हो जाएगा प्रोड्यूसर को, और इसको मैनेज डेप्रिसिएशन से नहीं किया जा सकता। इट इज़ मैनेज थ्रू इंश्योरेंस। जो प्रोड्यूसर है वो अपनी मशीनरी का इंश्योरेंस करवा के रखता है, और अगर लॉस होता है तो लॉस होने पर इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम ले जाता है और उसके बाद वो नई मशीनरी
लगा लेता है। तो ये थे चिल्ड्रन 4 पॉइंट। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।